नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दो दिवसीय दौरे पर आज चीन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ समिट में होंगे शामिल। संसद, विधानमंडलों और जनप्रतिनिधियों को हाईटेक बनाने की तैयारी, जल्द शुरू होगा एआई आधारित काम। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेल महानिदेशक को किया तलब, जमानत के बावजूद आरोपित को रिहा नहीं करना न्याय का मजाक। आगरा जिले में बदलेगा नाम, फतेहाबाद होगा सिंदूरपुरम, सीएम योगी को भेजा गया प्रस्ताव। ईरान से नई दिल्ली पहुंची विशेष उड़ान, 282 नागरिक लौटे स्वदेश, एयरपोर्ट पर लहराया तिरंगा। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, मार्च 2026 तक वायुसेना को मिलेंगे 6 तेजस लड़ाकू विमान, कंपनी ने देरी की बताई वजह। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, राजौरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फायरिंग कर भागे आतंकी। शुभांशु शुक्ला के स्पेस जाने की नई तारीख आई सामने, आज रात को लॉन्च होगा मिशन एक्सियोम 4। लोन देने के नाम पर गोरख धंधा होगा बंद, सरकार ला रही है कानून। दिल्ली एनसीआर को 3 तरफ से मानसून ने घेरा, भारी बारिश का अलर्ट जारी, बिहार झारखंड में भी बिगड़ेगा मौसम। अमेरिकी रिपोर्ट ने ही खोली ट्रंप की पोल, राष्ट्रपति बोले बदनाम करने की साजिश। जापान ने पहली बार अपनी जमीन पर किया मिसाइल टेस्ट, चीन की अक्ल ठिकाने लगाने का रास्ता कर रहा तैयार, क्रूज मिसाइल भी प्लान में शामिल। ईरान इजरायल युद्ध विराम के बाद चीन को ईरान से तेल खरीदने की छूट, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। इजरायल में बजने लगे सायरन, रक्षा मंत्री का दावा, ईरान ने तोड़ा सीज फायर, करारा जवाब देंगे। अंडमान सागर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। आज लखनऊ से कानपुर के बीच निरस्त होगी आगरा इंटरसिटी, कुछ ट्रेनों के बदले रूट। भारत ने रचा इतिहास, पहली बार एसडीजी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में पहुंचा। सोने की कीमतों में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, 2679 रुपए हुआ सस्ता। प्राइवेट नौकरी करने वालों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, पीएफ की ऑटो क्लेम लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर की 5 लाख रुपए। महंगी हो सकती है लंबी दूरी की रेल यात्रा, 1 जुलाई से बढ़ सकता है किराया। विपक्ष के जरिए चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। फर्जी वोटरों पर अब चुनाव आयोग का डंडा चलने जा रहा है। देश भर के वोटर लिस्ट में गलती से शामिल अवैध प्रवासियों को हटाने के मकसद से चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है। आयोग अब मतदाता सूची से फर्जी नामों और अयोग्य व्यक्तियों को हटाने के लिए दस्तावेजों के पुनः सत्यापन और घर घर जाकर जांच अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। ये कवायद सबसे पहले बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लागू की जाएगी, जिसे बाद में पूरे देश में अपनाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एक आदेश में कहा कि जनवरी 2003 में प्रकाशित रोल ड्राफ्ट रोल के रूप में काम करेगा। शेष भारत के लिए इस कार्यक्रम के लिए उचित समय पर अलग से आदेश दिया जाएगा। आयोग ने नए आवेदकों के साथ साथ मौजूदा मतदाताओं जो 2003-04 में किए गए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद नामांकित हुए हैं, उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वो एक स्व सत्यापित घोषणा प्रस्तुत करें कि वो भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में वोटरों को अपने जन्म स्थान का प्रूफ देना होगा, जिसमें जन्म या पंजीकरण या प्राकृतिकरण शामिल है। इसे जन्म की तारीख और स्थान के दस्तावेजी सबूत या पंजीकरण या प्राकृतिकरण के प्रमाण पत्र के साथ साबित करना होगा। इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से होगी। बिहार के लिए SIR आज से शुरू होगा। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग बिहार चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाता आ रहा है, लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। इसे देखते हुए अब चुनाव आयोग ने सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
पहलगाम घटना में गई जानों पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली ने सांप्रदायिक बातें लिखी थी, जिस पर वजाहत अली ने आपत्ति जताई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार करवाया था। इसके बाद शर्मिष्ठा के समर्थकों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और वजाहत अली के खिलाफ ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषण को बोलने की आजादी में शामिल नहीं किया जा सकता। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से वजाहत अली को बड़ी राहत भी मिली। दरअसल वजाहत अली के खिलाफ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 राज्यों की पुलिस को वजाहत अली को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वजाहत अली के पोस्ट बोलने की आजादी में नहीं आते। वजाहत अली ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने पनोली के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये सभी कमेंट्स नफरत फैलाने वाले हैं। बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने वजाहत को राहत देते हुए दिल्ली, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र की पुलिस को खान के खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाने से रोक दिया है। इन राज्यों में खान के उन्हीं पोस्ट के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए ये पोस्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई बोलने की आजादी में नहीं आते हैं। अब कोर्ट का ये रुख शर्मिष्ठा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दिल्ली स्थित रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि आग देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दमक्कल विभाग को सूचना दी। दमक्कल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। पापा, आप कौन से कलेक्टर बन गए थे? बस इतना सवाल पूछा था 17 साल की साधना भोसले ने, और उसका जवाब उसे मिला डंडों की बेरहम मार से और अपने ही पिता के हाथों मौत से। ये दर्दनाक घटना है महाराष्ट्र के सांगली जिले के नीलकरंजी गांव की। साधना भोसले जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, 12वीं की छात्रा थी। 8 पड़ी के एक स्कूल में पढ़ती थी। साधना के 10वीं बोर्ड एग्जाम में 92% मार्क्स आए थे। नीट की मॉक परीक्षा में साधना के नंबर कम आए। उसके पिता ढूंढीराम भोसले, जो खुद एक स्कूल में हेडमास्टर हैं, गुस्से से आग बबूला हो गए। रात भर बेटी को डंडों से पीटते रहे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि अगली सुबह योग दिवस मनाने चले गए। जब लौटे तो देखा बेटी बेहोश पड़ी है। जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज शुरू होने से पहले ही साधना की मौत हो चुकी थी। इस मामले को लेकर पूरे गांव में गुस्सा फूट पड़ा है। मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी ढूंढीराम भोसले को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी पिता से पूछताछ जारी है। ये दर्दनाक घटना है महाराष्ट्र के सांगली जिले के नीलकरंजी गांव की। साधना भोसले जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, 12वीं की छात्रा थी। 8 पड़ी के एक स्कूल में पढ़ती थी। साधना के 10वीं बोर्ड एग्जाम में 92% मार्क्स आए थे। नीट की मॉक परीक्षा में साधना के नंबर कम आए। उसके पिता ढूंढीराम भोसले, जो खुद एक स्कूल में हेडमास्टर हैं, गुस्से से आग बबूला हो गए। रात भर बेटी को डंडों से पीटते रहे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि अगली सुबह योग दिवस मनाने चले गए। जब लौटे तो देखा बेटी बेहोश पड़ी है। जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज शुरू होने से पहले ही साधना की मौत हो चुकी थी। इस मामले को लेकर पूरे गांव में गुस्सा फूट पड़ा है। मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी ढूंढीराम भोसले को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी पिता से पूछताछ जारी है। इस मामले ने बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं। एक लड़की जो डॉक्टर बनकर दूसरों की जान बचाना चाहती थी, उसे उसके अपने ही पिता ने मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसके नंबर कम आए थे। इस घटना ने पिता बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया है और इंसानियत को शर्मसार। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।
फ्रांस में 21 जून को एनुअल स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल फेते डे ला म्यूजिक के दौरान लोगों पर सिरिंज अटैक होने की खबर सामने आई है। दरअसल एनुअल स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लाखों की भीड़ मौजूद थी कि तभी कुछ लोगों पर भीड़ का फायदा उठाते हुए संदिग्धों ने सिरिंज हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई संदिग्धों ने मौके पर तोड़फोड़ भी कर डाली। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फेस्टिवल के दौरान 145 लोगों पर सिरिंज अटैक किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। फ्रांस पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आयोजन से पहले ही स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान महिलाओं को निशाना बनाने की बात कही गई थी। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि 145 पीड़ितों पर सिरिंज अटैक किए जाने की सूचना मिली है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, मंत्रालय इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है, उसकी जांच जारी है। अधिकारियों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या ये रोहिनपॉल या GHB जैसी डेट रेप दवाओं के साथ सुई लगाने के मामले थे या नहीं, जिनका उपयोग हमलावरों द्वारा पीड़ितों को भ्रमित या फिर बेहोश करने और उनके ऊपर यौन हमला करने के लिए किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ पीड़ितों को जहर के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि इंजेक्शन में डेट रेप ड्रग्स जैसे कि रोहिनपॉल या GHB जैसे ड्रग्स लोगों को बेहोश करने या फिर उनका रेप करने के लिए उन्हें बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर भर में अलग अलग घटनाओं में 15 साल की लड़की और 18 साल के एक व्यक्ति सहित 3 लोगों को सुई चुभने की सूचना मिलने के बाद जाँच शुरू की गई थी। तीनों ने कहा कि वो सुई चुभोए जाने के बाद अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि सुई चुभोने के अलावा पुलिस ने शनिवार को विभिन्न घटनाओं के लिए फ्रांस भर से 371 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से लगभग 90 पेरिस में थे। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस अल उदीद को निशाना बनाते हुए कतर पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद कतर की ओर से भी हमले की चेतावनी दी गई। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम को अल उदीद एयरबेस पर IRGC के हमले का विरोध करने के लिए ईरान राजदूत अली साहले अबादी को तलब किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता और हवाई क्षेत्र का घोर उल्लंघन बताया, जिसके बाद मंत्रालय ने कतर के जवाब देने के अधिकार की पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि ये उल्लंघन अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत और कतर और ईरान के बीच घनिष्ठ संबंधों के साथ पूरी तरह से असंगत है, खासकर तब जब दोहा हमेशा से ईरान के साथ बातचीत का समर्थक रहा है और इस संबंध में अथक कूटनीतिक प्रयास करता रहा है। मंत्रालय ने कहा कि उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजा है, जिसमें IRGC की बेहद खतरनाक वृद्धि की निंदा की गई है और कहा गया है कि ये हमला क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। तो वहीं कतर अब ईरान पर भीषण हमले के बाद सवाल ये भी उठा रहा है कि क्या अब कतर भी ईरान पर जवाबी हमला करेगा। तो बता दें कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि कतर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि कतर अभी सैन्य रूप से इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो ईरान जैसे देश से उलझे। दूसरा, ईरान के हमले में कतर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में वो ईरान राजदूत को तलब कर विरोध जताकर भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकता है। कतर और ईरान में संबंध भी खराब नहीं है जो बात को हमले तक पहुंचाते हों। ऐसे में कतर के ईरान पर हमला करने की संभावना ना के बराबर है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी कतर पर हमले के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि उसने ईरान के हमले से पहले ही कतर को बता दिया था कि वो अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने जा रहा है। हमले के बाद भी ईरान ने कहा था कि उसका पड़ोसी और भाईचारा रखने वाला देशों से कोई विवाद नहीं है और उसने सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस को ही निशाना बनाया है। ईरान इजराइल की जंग फिलहाल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन दोनों देशों के बीच का तनाव अभी भी बना हुआ है। सीजफायर के ऐलान के बाद भी दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। बयानबाजी अभी भी हो रही है, उससे ये तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने इस जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने पूरे तेहरान को हिला दिया। वहीं ईरान ने भी इस जंग में अपनी जीत का दावा किया है। ईरान में जगह जगह लोग सड़कों पर दिखाई दिए, जीत का जश्न मनाते हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया।
ईरान ने न सिर्फ अपनी जीत सेलिब्रेट की बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारा देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। जिसके बाद इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 13 जून को इजरायल ने ईरान पर यह कहते हुए हमला किया था कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, उसे रोकना जरूरी था। ऐसे में ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना इस पूरी जंग का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ईरान के बयान से साफ है कि ऐसा करने में इजरायल और अमेरिका पूरी तरह से विफल रहे। वहीं एक लीक हुई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी अमेरिका और इजरायल की पोल खुल गई है। CNN की तरफ से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले में उसके कोर मटेरियल नष्ट नहीं हुए और सेंट्रीफ्यूज भी बरकरार है। अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीनों के लिए देर हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को फेक न्यूज कहा है, लेकिन मौजूदा हालात इसी तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका और इजरायल के अपने जीत के दावे गलत हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।